सेमेस्टर शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों आइए जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का विस्तार कैसे प्रारंभ हुआ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन शिक्षा का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। हम जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ जो है कि प्रारंभ गुरुकुल से हुआ करता था। प्रारंभ में गुरुकुल में शिक्षा जो है कि देखने को मिलती थी। उसी के क्रम में जो है कि वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा प्रदान किया जाता था और उसके बाद बौद्ध काल आया, उसमें मठों में शिक्षा प्रदान किया जाता था। उसके बाद जो है कि मुस्लिम युग आता है, उसमें शिक्षा जो है कि मकतबों और मदरसों में दिया जाता था। फिर उसके बाद जो है कि ब्रिटिश युग आता है। फिर परंतु ब्रिटिश शासक भी जो है कि शिक्षा को लेकर उतना सक्रिय नहीं दिखते थे। उसके बाद जो है कि सन 1600 में अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। अंग्रेज़ों की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत में आती है और इनका उद्देश्य भी हम जानते हैं दोस्तों कि इनका उद्देश्य केवल सिर्फ और सिर्फ जो है कि व्यापार करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि जब पूरे भारत में जो है कि संपूर्ण रूप से फैल जाती है और उसके पूरे भाग की जो है कि बागडोर पूरे भारत की बागडोर जो है कि अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारतीय शिक्षा पर जोर देना आरंभ करती है। दोस्तों हम देख लेते हैं 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना एलिजाबेथ के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की बुरी तरह जो है कि हार हुई और अंग्रेज़ों का जो है कि विजय हुआ। उसके बाद जो है कि बंगाल का पूरा जो है कि शासन जो है कि अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। इसी क्रम में अगला देखेंगे बक्सर का युद्ध। यह जो युद्ध जो है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल के शासक शाह आलम एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो है कि अंग्रेज़ों की सेना थी। फिर भी जो है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की ही विजय हुई और अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपने पैर मजबूत कर लिए। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1781 ईस्वी में। दोस्तों 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसमें जो है कि 7 साल का कोर्स रहता था। इसमें इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और हिंदू और मुस्लिमों को इस शिक्षा के माध्यम से अपने प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं 1791 ईस्वी। 1791 ईस्वी में जो है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोरासन डंकन के द्वारा किया गया और इसमें हिंदू शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और इसका मेन उद्देश्य जो था वो मनुस्मृति पर आधारित था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं सन 1800 ईस्वी में। दोस्तों सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। इस कॉलेज में दोनों वर्ग अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों को सम्मिलित किया गया। अंग्रेज़ों ने भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसकी स्थापना किया था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता के श्रीरामपुर त्रिमूर्ति नामक स्थान पर 3 पादरी थे, विलियम कैरी, विलियम वार्ड, जोसिया मार्समैन। बंगाल में श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में छापखाना मशीन का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसमें एक किताब प्रकाशित हुई जो हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम एक संदेश देने के लिए किया गया था। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन गवर्नर जो थे उस समय ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर उन्होंने रोक लगा दी। जो ये तीनों पादरी हमने पढ़ा है, विलियम कैरी, विलियम वार्ड, जोसिया मार्समैन, ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन गवर्नर जो थे इन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया और उसके बाद क्या किया, तीनों पादरी जो थे इनको जेल में कर दिया। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जब रुक गया तो इसका विरोध जो है कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इसका विरोध जो है कि इंग्लैंड में प्रारंभ हो गया और विरोधकर्ता में सबसे प्रमुख नाम आता है चार्ल्स ग्रांड का। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांड ने एक पुस्तक प्रकाशित की। उसी विरोध के दौरान इन्होंने पंचसूत्रीय की मांग की। आइए जानते हैं कि वो पंचसूत्रीय मांग क्या था। भारत में विद्यालय की स्थापना किया जाए, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाए, अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार किया जाए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो चार्ल्स ग्रांट हैं।
दोस्तों किनारे लिखा गया है PGMA अर्थात परीक्षा में ज़रूर आएगा। दोस्तों आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन हैं? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं 1813 चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसी समय जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नवीनीकरण हुआ और पंचसूत्रीय योजना को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। इसी क्रम में दोस्त इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं, 1813 चार्टर एक्ट को जो है कि ब्रिटिश का शिलालेख भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट क्या है। दोस्तों इस एक्ट के तहत धारा 43 में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा साहित्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च होगा और यूरोपीय शिक्षा पर कितना खर्च होगा। केवल 1 लाख रुपए का प्रावधान दे दिया गया, परंतु ये बताया नहीं गया कि भारतीयों पर कितना खर्च होगा, यूरोपियों पर कितना खर्च होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बाद क्या होता है। होता क्या है दोस्तों, यहीं पर प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म हो जाता है। आइए जानते हैं प्राच्य विवाद क्या है, पाश्चात्य विवाद क्या है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपको ये देखने को मिलेगा, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। होता क्या है दोस्तों, प्राच्य विवाद भारतीयों को कहा जाता है, अर्थात भारतीय चाहते थे कि जो शिक्षा हो उसमें इतिहास, अरबी और संस्कृत में शिक्षा दिया जाए, और जो है कि पाश्चात्यवादी जो यूरोपी थे वो चाहते थे कि भारत में जो है कि ये भारतीयों का शिक्षा जो है ये बहुत ही पुराना हो चुका है, इसीलिए जो है कि भारतीयों को जो है कि अंग्रेजी साहित्य का शिक्षा है। यह विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बार बार जो है कि अधिक से अधिक ये प्रश्नों में पेपरों में देखने को मिलता है। इसी क्रम में यह विवाद जो है कि 1813 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला। इसी क्रम में 1823 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं, उन्होंने जन शिक्षा समिति की स्थापना की। इसके मंत्री इन्होंने बनाया विल्वर विल्सन को और इसके अध्यक्ष बनाया इन्होंने लॉर्ड मैकाले को। इसके बाद क्या होता है कि 10 जून 1834 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या करते हैं कि जो 1813 चार्टर एक्ट की जो समस्या थी उसको यह क्या करते हैं, लॉर्ड मैकाले को दे देते हैं कि लीजिए अब आप ही जो है कि अपना इसमें विचार डालिए और आप ही बताइए कि क्या किया जाए। इसी क्रम में होता क्या है कि 8 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले अपना विचार जो है कि विलियम बेंटिंक को सौंपते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण विचार उसमें जो है कि बना दिया था। उसके बाद जो है कि 8 फरवरी 1835 को पुनः जो है कि विलियम बेंटिंक को वो अपना विवरण पत्र दे देते हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं कि उनका जो है कि उन्होंने क्या क्या उसमें प्रावधान किया था। लॉर्ड मैकाले का जो है 1813 चार्टर एक्ट पर सुझाव देखेंगे। इन्होंने लिखा था कि 1 लाख रुपए जो है उसको व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत को ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी शामिल किया जाए। इसी क्रम में अगला था भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी और साहित्य का भी विद्वान होगा। इसी को दोस्तों मैकाले का विवरण पत्र या मैकाले मिनट्स कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है कि मैकाले का विवरण पत्र लिखिए और या मैकाले का मिनट्स किससे कहा जाता है। इन्हीं 3 बिंदुओं को आप याद कर लीजिएगा। इसी क्रम में कुछ मैकाले के बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं, उनको भी देखेंगे। मैकाले द्वारा कुछ कहे गए उसके कथन। दोस्तों इस कथन को पढ़ने के बाद आप मैकाले को लॉर्ड मैकाले कहना छोड़ देंगे, केवल मैकाले ही कहेंगे। आइए देखते हैं मैकाले क्या कहता है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक महत्व रखता है। सोचिए दोस्तों, 2 लाइन में कितनी बड़ी बात मैकाले ने बोल दिया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य जो है कि भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक महत्व रखता है। आइए दूसरा देखते हैं। मैकाले ने भारतीय धार्मिक ग्रंथों को अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा कूड़ा का ढेर माना था। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आइए अगला देखते हैं। मैकाले ने कहा कि हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो रंग रूप से भारतीय हों परंतु रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि में अंग्रेज हों। अर्थात मैकाले चाहता था कि हम भारतीयों को ऐसा बना दें कि केवल वो शरीर से भारतीय हों, मस्तिष्क से, उनकी विचारधारा से, बुद्धि से वो अंग्रेज हों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैकाले का बहुत ही वेरी
इम्पॉर्टेंट एक सिद्धांत है, इसको देखते हैं, जिसे मैकाले का अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है, मैकाले का निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है, मैकाले का छनाई का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों ये परीक्षा में इसको आना ही आना है। आइए देखते हैं कि मैकाले का अधोगामी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार मैकाले कहता है कि हम भारत के कुछ विशेष लोगों को शिक्षित करने का कार्य करें तो उनसे होते हुए शिक्षा क्या होगा, निम्न वर्ग तक चला जाएगा। अर्थात मैकाले चाहता था कि हम पूरे भारत को शिक्षा न देके केवल भारत के कुछ वर्ग को ही शिक्षा दें, और शिक्षा जो है कि उनसे जो है कि छन कर नीचे तक चली जाएगी, इसीलिए इसको छनाई का सिद्धांत भी कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब लॉर्ड मैकाले लिखना बंद हो गया, अब केवल मैकाले लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों इस सिद्धांत को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत में मैकाले यही चाहता है कि यदि हम भारतीयों में केवल विशेष वर्ग कुछ ही लोगों को शिक्षा दें तो शिक्षा क्या है, छन छन कर निम्न वर्ग तक चली जाएगी, परंतु ऐसा संभव बिल्कुल नहीं था। ये भारतीय शिक्षा की जो है कि भारतीय लोगों की जो है कि अवहेलना भी थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। धन्यवाद दोस्तों।